बायोलॉजिकल हथियार या जरासीमी हथियार से मुराद ऐसे हथियार हैं जिससे अमूमन जरासीम को इस्तेमाल किया जाता है कि ये वबा चाइना के शहर वुहान में कायम रिसर्च लैब से इन्फेक्शन की लीक की वजह से हुई। हालांकि इस मार्केट में चमगादड़ फरोख्त ही नहीं किए जाते कि इस बात की तहकीक की जाए कि चाइना में वबा फैली कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग सब कुछ जायज़, और जैसा मोहब्बत की दास्तानें भरी पड़ी हैं उसी तरह इंसानी जंग की तारीख में भी ऐसे ऐसे ख़तरनाक तरीके अपनाए गए जिन्होंने इंसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया। और जहाँ ज़ाहिरी हथियारों का इस्तेमाल हुआ वह खुफिया तरीक़ों से बायोलॉजिकल हथियारों को भी इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता सदी के दौरान 500 मिलियन से ज़्यादा अफराद वबाई अमराज से हलाक हुए। इनमें लाखों अमवात जानबूझकर जरासीमों के फैलने की वजह से करार दी जाती हैं, और ज़्यादातर जापानीज़ ने दूसरी आलमी दौरान चाइना पर अपने हमलों के दौरान बायोलॉजिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बायोलॉजिकल हथियार या जरासीमी हथियार से मुराद ऐसे हथियार हैं जिससे अमूमन जरासीम को इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक हकीकत है कि ऐसे हथियार एलानी और खुफिया तौर पर मुख्तलिफ ममालिक तैयार करते हैं। कीमियाई और रवायती हथियारों के मुकाबले में हयाताती हथियार इंतहाई ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इनमें अपनी तादाद बढ़ाने की कुदरती सलाहियत होती है और वबा की सूरत दुनिया में फैलने का ख़तरा होता है। बायोलॉजिकल हथियार ज़माने कदीम से इस्तेमाल में है। पहले इनकी सूरत यह थी कि दुश्मनों पर बरसाए जाने वाले तीरों को जहर से आलूदा कर दिया जाता था, या फिर पानी के ज़राए को जहर आलूद कर दिया जाता था कि जिससे इसको पानी को पीने वाले बीमार होते थे और इसके बाद उनकी मौत वाक़ई हो जाती थी। और एक तरीका यह भी था ताउन के मरीज़ों की लाशों को दुश्मन के इलाकों में पहुँचा के छोड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि तारीख़ में बायोलॉजिकल हथियारों का पहला इस्तेमाल मंगोल्स ने किया था 1347 में, जब मंगोल की फ़ौज ने मैसूर बहरा अस्वद की बंदरगाह जो है वो यूक्रेन के करीब उसकी दीवारों के पार ताउन से मुतासरा लाशें फेंकी, और वो एक क्रेमिया का उस वक्त तजारती मरकज़ था। लेकिन उससे पहले ब्रोब्रसा के बादशाह ने पानी के कुओं में लाश फेंकवाई जिससे पानी आलूदा हो गया और लोगों ने जानें गंवाई, और इससे यूरोपीय ममालिक एक दूसरे के खिलाफ छोटे पैमाने पर हयाताती हमले करते नजर आए। ग्रेट नॉर्दर्न वॉर या अजीम शुमाली जंग में रूस ने स्वीडन पर किया। जब 1710 में स्वीडन के अंदर रूस ने ताउन शुदा लाशें फेंकी। जर्मनी और फ्रांस ने 1675 में जहरीली गोलियां इस्तेमाल ना करने की डील भी की। इससे अमेरिका में यूरोपीय ममालिक ने जंगों के दौरान बहुत सी ऐसी बीमारियां फैलाईं जिनसे अमेरिका के कदीम बाशिंदे लाखों की तादाद में हलाक हुए। 1756 से 1763 में फ्रेंच ने अमेरिका के कदीमी बाशिंदे यानी रेड इंडियंस में ऐसे कंबल तकसीम किए जिसमें खसरा या स्मॉल पॉक्स के जरासीम थे, जिन्हें ऐसे लोगों ने इस्तेमाल किया और उनको खसरा हो गया। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स से आलूदा कंबल 1834 में रिचर्ड हेनरी ने सैन फ्रांसिस्को में तकसीम किए और कई मकामात पे फ़रोग़ किए। नाम नहाद महज़ब दुनिया की तारीख भी बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल से भरी हुई है, बल्कि जूँ जूँ साइंस ने तरक्की की साथ ही ख़तरनाक हथियारों की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं इनके इस्तेमाल की तारीख महज़ब दुनिया के सियाह कारनामों से भरी पड़ी है। जर्मनी पर इल्ज़ाम है कि सबसे पहली जंग अजीम में उसने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल किया, और एंथ्रॉक्स और ग्लैंडर्स का इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों की लाइव स्टॉक और फिर फसलों पर किया। ताहम यह हमला महदूद नौइयत का था। जापान ने चाइना से जंग के दौरान 1937 से लेकर 1945 तक मुतअद्दिद मरतबा कीमियाई और ये बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किए। जापान में बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर प्रोग्राम शेरवाशी ने शुरू किया, और फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के बायोकेमिकल हथियार प्रोग्राम्स का वो हेड भी बन गया था। जापानियों ने कम से कम 35 मुख्तलिफ बीमारियों के कैदी और शहरों पर तजुर्बात किए, और चाइना में जापान ने बायोलॉजिकल हथियारों से 1000 से ज़ायद पानी के कुओं को जहर आलूद किया, और चाइना के शहरों पर जापान ने ताउन से आलूदा मक्खियों का जहाज़ के ज़रिए छिड़काव किया। जापान की पैदा करदा वबाओं ने कई सालों तक तबाही मचाए रखी और 30,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। अमेरिका में इंसुलिन दरियाफ्त करने वाले नोबेल प्राइज़ विनर फ्रेडरिक बेटिंग ने 1940 में बायोलॉजिकल हथियारों का रिसर्च सेंटर कायम किया, और फिर अमेरिका और बरतानिया के इश्तराक से उस पर काम शुरू हुआ। अमरीकी जो है ये बायोलॉजिकल
प्रोग्राम के मंसूबे 1941 में छोटे पैमाने पर वहाँ शुरू हुए, लेकिन जंग के दौरान 1945 तक 5000 से ज़ायद अफराद को शामिल करने में इसमें इजाफ़ा हुआ। और जंग के बाद ओपन एयर में जानवरों, इंसानी रज़ाकारों एंड अनसस्पेक्टिंग सिविलियंस पर बीमारी फैलाने वाले और दीगर जरासीमों के टेस्ट शुरू कर दिए। वर्जीनिया और सैन फ्रांसिस्को के साहिलों पर खड़ी किश्तियों से बैक्टीरिया छोड़े गए, जिन्होंने सिर्फ साहिली हिस्से में 80,000 लोगों को मुतासर किया। बैक्टीरिया एरोसोल्स को 200 से ज़ायद जगहों पर छोड़ा गया, जिनमें बस स्टेशन और एयरपोर्ट शामिल थे। इनमें सबसे बदनाम ज़माना टेस्ट 1966 में न्यूयॉर्क मेट्रो सिस्टम पे किया गया, जब बैक्टीरियस ग्लोबिजी नामी नुकसान ना पहुंचाने वाली बैक्टीरिया सिर्फ इसलिए छोड़ा गया कि एंथ्राक्स के बड़े शहरों में फैलाने के अमल को सिमुलेट किया जा सके। रशिया भी इस तरह के तजुर्बात में किसी से पीछे नहीं रहा, और इस मकसद के लिए रशिया ने भी दीगर महज़ब और तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह तमाम तर तजुर्बात इंसानों पर ही किए। आम शहरी, जंगी कैदी और सियासी कैदियों को चलती फिरती तजुर्बागाह बना दिया गया। रूस ने बायो वॉरफेयर का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया और तकरीबन 50,000 लोग मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च प्रोग्राम्स में तैनात किए गए। रूस ने एंथ्राक्स, बैक्टीरिया, चेचक के इन्फेक्शन के स्टॉक पाइल्स बनाने वाले ताउन समेत मल्टी ड्रग मज़ामती बैक्टीरिया को इंजीनियर किया और उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भी तैयार किया। निकोलाई नामी रूसी ने अपने जिस्म में मार्बर्ग नामी इन्फेक्शन मुंतकिल किया और उसके साथियों ने उसके मरने के बाद उसके जिस्म से इन्फेक्शन अलहदा किया तो पता चला ये इन्फेक्शन और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। 1971 में रूस में कज़ाक शहर में स्मॉल पॉक्स की वबा फैली, जिस मुतासर होने वाले 10 में से 3 लोग मर गए, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बायोलॉजिकल हथियारों की फैक्ट्री की वजह से हुआ। इसी तरह 1979 में सोवियत सीक्रेट पुलिस ने रशिया के शहर में एंथ्राक्स के फैलने को कवर अप करने की कोशिश की गई, जो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त होने वाले जानवरों के गोश्त में पाया गया, जो बाद में इंकशाफ हुआ कि यह बायोलॉजिकल हथियारों की फैक्ट्री से लीक की वजह से हुआ था। तो अगर देखा जाए तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका और रूस में बायो वॉरफेयर प्रोग्राम का मुकाबला शुरू हुआ और दोनों ममालिक ने इन हथियारों के अंबार लगा दिए, और हर वो मुल्क जो ये हथियार तैयार कर सकता था उसने बायोलॉजिकल हथियार तैयार किए। 1972 में बायोलॉजिकल हथियार कन्वेंशन BWC मुनक्किद हुआ, जिस पर तमाम ममालिक ने दस्तखत किए। ताहम सोवियत यूनियन ने मुआहदे के बावजूद खुफिया तौर पर यह हयाताती हथियारों पर अपनी तहकीक जारी रखी, जिसकी तस्दीक साबिक रूसी सदर बोरिस येल्सिन ने 1991 में सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद भी की। सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े होने के बाद 15 आज़ाद रियासतों में तकसीम हो गया, और 1969 में बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में बायोलॉजिकल वेपन्स पर मुकम्मल पाबंदी के लिए तजावीज़ पेश की, जिसके तहत अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने फिर बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी को ख़त्म करने का ऐलान किया। ताहम दिफाई इक़दाम के लिए सिर्फ साइंसी तहकीक की इजाज़त भी दी गई। 2018 तक 182 ममालिक ने मुआहदे की तौसीक की। बायोलॉजिकल प्रोग्राम खुफिया होते हैं, इनको आसानी से दवासाज फैक्ट्री और लेबॉरेटरीज़ में खुफिया तौर पर तैयार किया जा सकता है। जब से चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाली वबा दुनिया भर में फैली है, मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, जैसा कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो गया है, कि अब नई जंग अब बायोलॉजिकल हथियारों से लड़ी जा रही है, और दिन ब दिन ये नज़रिया मजबूत होता जा रहा है। पहले चाइना ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि चाइना में वबा फैलाने का ज़िम्मेदार अमेरिका है, और बाद में जब ये वबा पूरी दुनिया समेत अमेरिका तक पहुंच गई, बल्कि वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मचाने लगी, तो अब अमेरिका की तरफ से भी इल्ज़ामात सामने लगे कि ये वबा चाइना के शहर वुहान में कायम रिसर्च लैब से इन्फेक्शन की लीक की वजह से हुई है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे तवज्जो हटाने के लिए सारा इल्ज़ाम सी फूड मार्केट पर धर दिया। हालांकि इस मार्केट में चमगादड़ फ़रोख्त ही नहीं किए जाते, और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहा जा रहा है कि इस बात की तहकीक की जाए कि चाइना में वबा फैली कहाँ से। अभी तक तो ये इल्ज़ामात की जंग मीडिया पर लड़ी जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने के बाद ही तय किया जा सकता है। लेकिन माजी हमें ज़रूर बताता है कि जंग में सब कुछ जायज़ है। कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। स्टे ट्यून ताकि पता चले कि आइंदा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस मटेरियल हो इस हवाले से तो हमें ज़रूर हमसे शेयर करें।
ہم لوگوں کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.